तो हमारे प्यारे साथी, आज हम रिवाइज करेंगे विज्ञान एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण धातु और अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को लेट ना करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्यमान यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि कमरे के ताप पे यानी कि अगर नीचे डाल दें तो वो पानी की तरह मतलब बहने लगे, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पारा मरकरी। मरकरी जो है कमरे के ताप पर क्या हो जाती है, पानी की तरह बहने लगती है। ऐसे वह जेली की तरह रहती है ना, जेली की तरह क्या होती है, रहती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, यानी कि इस बार अधातु की बात हो रही है, इस बार अधातु के, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर क्या होती है, मतलब द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु में, याद रखना है। किस धातु को आसानी से यानी चाकू से काट सकते हैं, किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम। सोडियम को हम चाकू से क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। इसका जो संकेत होता है Na होता है ना। आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखिए, क्षारीय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम बहुत मुलायम होती है, इनका घनत्व कम होता है, जिसके कारण इन्हें चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों। सोडियम को किस द्रव में डुबाकर रखा जाता है, यानी सोडियम को जलने से बचाने के लिए किस चीज़ में डुबोकर रखते हैं, तो इसका हो जाएगा किरोसिन तेल, यानी मिट्टी है ना, मिट्टी के तेल में हम इसको क्या करते हैं, डुबोकर रखते हैं, ताकि यह अभिक्रिया ना करे और ना जले। धातु का सर्वोत्तम सुचालक कौन सी है, इस ऑप्शन वाइज चुनना है इसमें। इस बार जो क्वेश्चन है ऑप्शन के हिसाब से बताना है सुचालक कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा चांदी। चांदी जो है धातु का सबसे अच्छा क्या है, चालन है, चालक करता है ना, चालक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाने का गुण को क्या कहते हैं, यानी धातुओं को पीटते हैं और जैसे ये लंबाई उसको पीट पीट कर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे चौड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त आघात वर्धतन्य बोलेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, अगर ये धातु है और इसको पीट पीट के एकदम एक पतले लंबे से तार की तरह अगर बनाएंगे, पतले लंबे तार की तरह, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को तो तन्यता कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तन्यता। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि कौन सी अधातु विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहने के लिए अधातु है, अधातु है ना, पर क्या होती है, यह सुचालक होता है, सुचालक होता है विद्युत का। प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन से है, यानी कि पूरे प्राकृतिक में, यानी कि पृथ्वी पर और प्राकृतिक में है ना, प्राकृतिक का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, तो हीरा है, जो सबसे कठोर माना जाता है। पित्तल को इंग्लिश में ब्रास किस धातु का मिश्रण होता है, यानी पित्तल जो है बनाने के लिए किस धातु का हम लोग मिश्रण करते हैं, तो यह हो जाएगा तांबा और जस्ता। तांबा और दस्ता का मिश्रण करते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, यानी सोना की अगर शुद्धता देखी जाए तो कितने कैरेट की हो जाएगी, सोना की अगर शुद्धता देखी जाए तो हम लोग बाजार में जाते हैं तो उसमें 24 कैरेट माप रहती है सोना की शुद्धता जानने के लिए, इसको 916%, यानी कि अगर देखा जाए तो 91.6% होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं यसद लेपन, इंग्लिश में ग्लेनेमाइजेशन बोलते हैं, इसको ग्लेबनाइजेशन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया है को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसमें से कौन सा युग्म जो है विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा जब हम अभिक्रिया करेंगे किसी
पदार्थ से, तब इसमें विस्थापन अभिक्रिया कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, है ना। इसका जो विलयन जो है कॉपर धातु के विलयन से अभिक्रिया करेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलेगी। कौन सी अधातु केवल एक्वेरेजिया यानी कि अम्लराज में ही घुल सकती है? यानी कौन सी धातु है जो एक्वेरेजिया में ही घुल सकती है? तो सोना और प्लेटिनम। इसको अगर हम इसका जो अम्लराज का घोल है ना, अम्लराज का घोल है, अगर उसमें हम डालें तो यही धातु जो है सोना और प्लेटिनम क्या होगा? घुलेगा, बाकी सब ना के बराबर घुलेंगे। धातु के ऑक्साइडों की प्रकृति सामान्य कैसी होती है? तो धातु हम लोग कल पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे धातु और अधातु के बारे में छोटी मोटी, अम्ल और क्षार में। तो धातु की जो प्रकृति होती है क्या होती है? तो क्षारीय होती है ना, क्षारीय होती है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्य कैसी होती है? तो इसमें ऑप्शन दिया है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो इसमें आंसर हो जाएगा तीनों। तीनों होते हैं, क्योंकि अधातु का प्राकृतिक रूप जो होती है ना, प्राकृतिक के रूप वो अलग अलग होती है ना, अलग होती है। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड जो है, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्साइड क्या है? अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? जब ऐसा प्रदर्शित करेंगे तो उसे क्या? तो इसको बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। इसको याद रखना है दोस्तों। जब भी जैसे कि धातु है ना, ये भी धातु है, और अम्ल तथा क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करेंगे तब क्या कहलाएंगे? उसको उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानेंगे। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु कौन सी है? यानी सक्रियता जो श्रेणी है, यानी कि क्रियाशील जो है, मतलब पीरियोडिक टेबल जो होती है ना, टेबल, उसमें जो देखा जाए तो पोटेशियम को रखा गया है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। सोल्डर या टांका यानी कि मिश्र धातु का अवयव होता है। यानी कि सोल्डर जो लोहे को वेल्डिंग कर दिया जाता है ना, लोहा तो वेल्डिंग करते हैं ना, तो उसमें जो किस चीज़ का बना होता है उसका टाका मारने वाला, तो शीशा और क्या हो जाएगा? टीन। दोस्तों याद रखना है, शीशा और टीन। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत आदि जैसे अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो इसका दोस्तों गैंग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? गैंग या अधात्री कहते हैं। अगर गैंग ऑप्शन में ना दिया रहा है, अधात्री लिखा रहा है, तो इसको याद रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा, और कोशिश करूंगा इससे अच्छा बनाने के लिए वीडियो, और एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को लूँगा। अगली बार से मैं 50 क्वेश्चन की कोशिश करूँगा। सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका वर्जन कहलाता है दोस्तों। इस चीज़ को, इस प्रक्रिया को, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलते हैं, तब क्या कहलाएगा? या वर्जन कहलाएगा। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि को क्या कहेंगे? इस बार कार्बोनेट की बात हो रही है, तो इसको निस्तापन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? यानी देखिए, कार्बोनेट अयस्क जो होता है जिसमें CO3 होता है ना, तो उसकी बात हो रही है। उसको वायु की उपस्थिति में अगर अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो इसको क्या कहेंगे? निस्तापन कहेंगे। कोई भी हो, पर CO2, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, सोडियम NaCO3, सोडियम बाई क्या हो गया? कार्बोनेट। तो इस तरह से होगा। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किन तत्वों को मिलाया जाता है? यानी कि लोहा को और उच्च मतलब क्वालिटी को बनाने के लिए, तो स्टेनलेस स्टील के लिए तो क्या हो जाएगा? तो निकेल एवं क्रोमियम, इस दोनों चीज़ को मिलाते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है? मतलब स्टेनलेस स्टील और मतलब क्या हो जाता है? कठोर और मजबूत हो जाता है। आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक कैसे होते हैं? है ना, तो उच्च होते हैं। क्या कहा गया है? उच्च होते हैं। यानी कि जो कोई भी ऐसा आयन को छोड़ता है, जैसे प्लस आयन को छोड़ता हो या माइनस आयन को छोड़ता हो, जब हम उसको गलाते हैं
या उसमें किसी भी प्रकार की अभिक्रिया करते हैं तो उसकी क्या होती है, गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा अधिक होती है। आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि तो ये प्लस के रूप में देखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जलीय विलयन या गलित अवस्था में। आयनिक यौगिक को अगर घोल बनाएंगे, घोल, तब जाके वह क्या होगा, विद्युत का चालन करेगा, विद्युत का चालन करेगा। तांबे के बर्तन पर अर्ध आयु के कारण बनने वाली हरी परत किस रासायनिक पदार्थ की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये तो कॉपर हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, और ये हाइड्रोजन जिससे जल होता है ना, तो जल की भी मात्रा उसमें रहती है H2O। तो ये चीज़ यहाँ पे था। तो तांबे के बर्तन पर अर्धवायु के कारण बनने वाली हरी परत का रासायनिक पदार्थ क्या होती है, उसका क्या बोलेंगे? तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलेंगे, जिसको सूत्र ये होता है। चांदी की वस्तुएं हवा में खुली छोड़ने पर काली क्यों हो जाती है? तो उस पर ऑक्साइड की परत आ जाती है, ऑक्साइड की परत बन जाती है। उस पर क्या बन जाती है? ऑक्साइड, सिल्फर सल्फाइड बनने के कारण हो जाती है। अमलगम किस मिश्र धातु को कहा जाता है? यानी कि अमलगम जो है किस मिश्र धातु को कहा जाता है, इसका अवयव हमेशा कैसा होता है? तो मरकरी को अमलगम के नाम से जानते हैं। जैसे कि सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम इत्यादि हो सकते हैं। अब जैसे कोई अमलगम क्या होगा, तो सोडियम अमलगम हो जाएंगे और जिंक अमलगम। कौन सी अधातु चमकदार होती है जो कि अधातुओं के सामान्य गुण के विपरीत है? यानी कौन सी अधातु चमकदार होती है जो कि अधातुओं के सामान्य जो गुण होते हैं उससे अलग है? यानी कि अधातु चमकदार चमकदार नहीं होती है, पर यहाँ, हाँ यहाँ है। तो ये क्या हो जाएगा? आयोडीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? आयोडीन। मैग्नीशियम धातु का दहन वायु पर करने पर किस रंग का ज्वाला के साथ जलती है? तो श्वेत चमकदार ज्वाला के साथ जलती है और अवक्षेप को उत्पन्न करती है। दोस्तों ये क्वेश्चंस नीचे आ गए हैं, थोड़ा सा हम चले जाते हैं अपनी जगह पे। कांस्य या कांसा, कांस्य या कांसा ब्रोंज किस धातु का मिश्रण होता है? यानी कि ये कैसे बनाए जाते हैं? तो कॉपर, यानी क्या है? कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, यानी कि प्राचीन काल में प्राचीन काल में कांस का प्रयोग होता था, है ना? कांस का प्रयोग होता था। तो सोचिए कि उस समय लोग तांबा और टीन को मिला के इस चीज को बनाते होंगे। तो सोचिए उस समय कितने लोग एडवांस हुआ करते थे। थर्माइड अभिक्रिया में रेलवे ट्रैक की दरारों को जोड़ने के लिए किस धातु या उपचयन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जब रेलवे की जब पटरी होती है ना, तो बहुत लंबी तो होती नहीं है, तो फिर दूसरे पटरी को लिया के यहाँ क्या कर जाती है, उसको आपस में जोड़ा जाता है। उसको क्या किया जाता है? आपस में जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या होती है, आयरन ऑक्साइड, Fe तो होती है ना, और एल्युमिनियम, दोनों को मिक्स करके उसको क्या कर दी जाती है? जोड़ी जाती है। तो ये थर्माइड अभिक्रिया रेलवे ट्रैक की दरारों को जोड़ने के लिए किस धातु की उपचयन का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, Fe2O3। धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों एनोड पे होते हैं। वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी इसको ख़त्म करेंगे।
निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती बल्कि वह केवल भाप से अभिक्रिया करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVIP है ये, इसको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपको लोहा और एल्युमिनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक जैसे तत्वों धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें उपधातु के नाम से जानेंगे, इन्हें उपधातु के नाम से जानेंगे, जिसमें सिलिकॉन याद रखना है, जर्मेनियम और आर्सेनिक, इसमें उपधातु गुण पाए जाते हैं। क्यों? इसमें धातु और अधातु की दोनों की प्रक्रिया होती है, प्रकृति होती है। जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्य कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? जब धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगी हर बार। कौन सा अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती? क्योंकि वह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि धातु है पर अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन क्या होती है? नहीं उत्पन्न करती है, यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। तो याद रखना है नाइट्रिक अम्ल, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रिक अम्ल, याद रखना है। धातु होने के बाद भी यह H2 नहीं बनाएगी, है ना। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? यानी जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो यहाँ लिखा है टीन की तुलना में जिंक अधिक क्या होती है? अभिक्रियाशील होती है। टीन की तुलना में जिंक क्या होती है? अधिक के अभिक्रियाशील होती है। कौन सी अधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है क्योंकि वह वायु की सतह पर जल उठती है? कौन सी? तो यहाँ श्वेत फास्फोरस होता है, श्वेत फास्फोरस होता है। पहले इसके सलाई में सलाई में इस्तेमाल होती थी आविष्कार के टाइम में, आविष्कार के समय में। यह है दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये बहुत VVI है क्वेश्चन, इसको याद रखना है। तो Fe2O3 इंटू H2O, तो ये होता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फिर चैनल को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।